Hello my dear students, welcome back to the second part of the same chapter. आपके चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर नंबर 11, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. बेटा लास्ट वीडियो में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, राइट. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में पेज नंबर 118 से आज हम शुरू करेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे वर्क. वर्क आप किसे कहते हो? देखो बेटा, जब भी आप अपनी एनर्जी, अपनी ताकत को यूज़ करते हो किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करने में, ठीक है, और उसकी वजह से वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं द वर्क इज डन. सो अब हम आपकी बुक में से भी पढ़ते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है. वर्क मीन्स टू डू एनीथिंग यूजिंग एनर्जी. यानी वर्क करने का मतलब क्या है कि जब भी किसी भी काम में हम अपनी एनर्जी लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्क. द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी. प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? निर्भर करना. और डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा किस चीज़ पे निर्भर करती है. यानी कि आप कितना वर्क कर रहे हो, कोई भी बॉडी कितना काम कर रही है, ये डायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर करता है? कि उस बॉडी ने कितनी एनर्जी है. ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed मतलब कंटेन्ड बाय अ बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक गर्ल है एंड शी इज़ पुलिंग अ सूटकेस, ये एक बैग को, एक सूटकेस को पुल कर रही है, तो क्या कर रही है? पुल करने में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. और फोर्स लगने से क्या हो रहा है? सूटकेस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जा रहा है. सो व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव, देन द वर्क इज सेड टू बी डन. यानी कि इस गर्ल ने इस सूटकेस को पुल किया, इसको खींचा और एक जगह से दूसरी जगह पे ले गई, तो क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ. फोर्स अप्लाई करने में इस गर्ल की एनर्जी लगी और एक जगह से दूसरी जगह सूटकेस जो है ऑब्जेक्ट मूव कर गया. सो दैट मीन्स वर्क इज डन. अब जानते हैं व्हाट इज वर्क. वर्क की डेफिनेशन क्या है? देखो, इसको आप अंडरलाइन भी कर लोगे साथ साथ. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स मूव्स द बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस. यानी कि वर्क किया हुआ कब माना जाता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, और उस फोर्स और एनर्जी की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कर जा रहा है. अब अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि किसने कितना वर्क किया, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये आपको याद करना है. ठीक है, ये आगे आपके काम भी आएगा. सो वर्क इज कैलकुलेटेड कैसे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि किसी ने कितना फोर्स लगाया, इनटू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. यानी कि जब फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी चल के अपनी जगह से मूव कर गया. नाउ यूनिट ऑफ वर्क. वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स. जैसे कि हमने फोर्स की यूनिट पढ़ी थी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन वर्क की यूनिट क्या है? जूल्स, और इसको कैपिटल जे से हम डिनोट करते हैं. अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम किस केस में कह सकते हैं दैट द वर्क इज डन. देखो, जब भी कोई इंजन, ठीक है, ट्रेन को अपनी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है ट्रेन की पटरी पे, तो क्या हो रहा है? ट्रेन की जो मूवमेंट हो रही है, जगह चेंज हो रही है. तो इस केस में क्या है? द इंजन इज डूइंग द वर्क. लेकिन अगर मान लो मेरे घर में बहुत बड़ी भारी सा बॉक्स है और उसे मैं पूरा जोर लगा के हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं नहीं लगा पा रही हूँ. फोर्स तो मैं लगा रही हूँ, बट मैं उस बॉक्स को अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही हूँ. तो उस केस में क्या वर्क होगा? नो, क्योंकि द ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट मूव्ड. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड पुशेस अ वेरी हैवी बॉक्स एंड द बॉक्स डज नॉट मूव, नो वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है, अब नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन. अभी हमने इतनी सारी जो ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें क्या दो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि वर्क हुआ भी है या नहीं. सबसे पहली कंडीशन तो है क्या? अ फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना ज़रूरी है.
एंड द सेकेंड थिंग इज द फोर्स अप्लाइड शुड मूव द बॉडी, और आपके फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट को मूव भी करना चाहिए, तभी क्या माना जाएगा दैट द वर्क इज डन। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम ये देखेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था एक फॉर्मूला कि वर्क कैसे कैलकुलेट करना है। वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना है। देखो कंडीशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ बॉय अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन एन एल्मीरा एंड मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक बॉय है, उसने एक एल्मीरा के ऊपर कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, ठीक है। और उस एल्मीरा को अपनी जगह से कितनी दूरी पे मूव कर दिया, यहाँ थी और यहाँ आ गई, तो इस दूरी का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फोर्स अप्लाइड लिख देंगे, कितना है 10 न्यूटन। उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लिया एल्मीरा ने, 5 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि वर्क को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 5 ज़ा 50, ये आपका हो गया वर्क डन। अब इसके आगे जूल्स क्यों लगाया है, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या है, जूल्स। तो कितना वर्क डन हो गया, 50 जूल्स। इसी तरीके से ये भी एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, and on the next page also it is a simple numerical which is done in the same way, ठीक है। तो आप इसको भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप बार बार ये वाला फर्स्ट वाला एग्जाम्पल रिवाइज कर सकते हैं, उसी के जैसे ये सेम 2 एग्जाम्पल्स हैं बेटा, और आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेंटल, फिजिकल एंड मैकेनिकल वर्क, यानी कि वर्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो मेंटल वर्क क्या होता है, When you learn your lesson, mental work is said to be done. यानी कि अगर मान लो आप बैठ के बुक पढ़ रहे हो, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए हैं, तो आपने क्या किया, आपने उस चीज़ को मेमोराइज कर लिया, उसमें आपने अपनी मेंटल पावर यूज़ की है, ठीक है, मेंटल एनर्जी यूज़ की है, ठीक है। सो ऐसे वर्क को क्या कह रहे हैं, मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क, when you push an object and the object moves, physical work is said to be done। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे ये पेन रखा हुआ है, ये यहाँ है और मैंने इसको ऐसे करके पुश कर दिया और ये मूव कर गया, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने फिजिकली टच किया और उसे मूव कर दिया, तो वो क्या हो गया, फिजिकल वर्क। नेक्स्ट इज मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल मतलब यानी कि किसी भी मशीन का इस्तेमाल किया आपने, यानी कि कोई भी ऐसा वर्क जिसको करने पे आपने कोई मशीन का यूज़ किया है, तो उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल वर्क इज सेड टू बी डन। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर तो क्या हो रहा है, आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, हाथ से कपड़े धो रही हैं, ठीक है, तो वो कैसा वर्क होगा, वो फिजिकल वर्क होगा, क्योंकि वो अपने हाथों से कपड़े को धो रही हैं, कोई मशीन नहीं यूज़ कर रही हैं। लेकिन अगर आपकी मम्मी वही कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल के धो रही हैं, तो तब भी क्या है, कपड़े धुल रहे हैं, बट यूज़ किसका हो रहा है, वॉशिंग मशीन का हो रहा है। तो इस केस में कैसा वर्क हो गया, मैकेनिकल वर्क। अब नेक्स्ट है वर्क डन अगेंस्ट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी हमारी अर्थ की पावर है, और उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह सारी ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींच के रखती है, ठीक है। तो क्या है कि जब आप मान लो कोई बॉल आपने हवा में ऊपर उछाली, ठीक है, तो क्या हुआ, आपने अपना फोर्स बॉल के ऊपर लगाया और बॉल आपके हाथ से उठ के ऊपर स्काई की तरफ गई, ठीक है, अप साइड गई। तो उस चीज़ को क्या करेंगे, द वर्क इज डन अगेंस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो क्या करती है, सारी चीज़ों को नीचे खींचती है, और आपने बॉल को कहाँ कर दिया, ऊपर उछाल दिया, तो क्या हो गई, अगेंस्ट हो गई, ठीक है। अगर यही बॉल थोड़ी देर बाद क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से दोबारा ग्राउंड की तरफ आ जाती है, सो क्या हो रहा है, यहाँ से बॉल मूव हुई और उसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और वो उसको यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। तो बॉल का जो मूवमेंट है वो अप साइड टू डाउन साइड हो रहा है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी हो रहा है। सो इसको क्या कहेंगे, द वर्क इज डन टूवर्ड्स द इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो व्हेन यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड, द वर्क इज डन against the force of gravity. After some time, the ball comes back to the ground
इट इज़ सेड टू बी डन इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो ये वाला कॉन्सेप्ट है वर्क का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी बेटा इजीली, और अगर नहीं आई तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा। आपको बार बार ये चीज़ों को रीड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो मे बी 2 to 3 times टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आई होप आप सारे जने ये वीडियो देख लोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।